हेलो नमस्ते राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नर्चर और डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितने भी साहित्य हैं और उनको किसने किसने लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में पूरा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इस साहित्य को किसने लिखा है, या तो मिलाने के रूप में दे रहा है या तो 4 ऑप्शन के रूप में उसको पूछा जा रहा है, ठीक है। और कौन कौन से राजाओं ने इनको संरक्षण दिया है, तो हम लोग एक क्रम से लेके चलेंगे, मौर्य काल से लेके और राजपूत युग तक के जितने भी उसमें राजा वगैरह हुए हैं, उनके संरक्षण में जितने कवि वगैरह रहे हैं और जिन्होंने जो जो साहित्य लिखा है उसको क्रम से देख लेंगे, ताकि आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाए, आपको इसके लिए भटकना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इससे पहले जो रामायण महाभारत उसके बारे में देख लेते हैं, और कुछ जो है बुद्ध के साहित्य और जैनों के साहित्य को देख लेते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड साहित्य जो है और जो है जैन धर्म से रिलेटेड जो साहित्य है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था महाभारत। जय संहिता किसको कहा जाता है, तो महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। जब इसमें 8000 श्लोक थे, जब 24,000 श्लोक हो गए तो इसका नाम भारत पड़ा, और जब 1,00,000 स्तोत्र हो गए तो इसको क्या कहा, शत सहस्त्री संहिता कहा गया। इसके बारे में यही जान लीजिएगा कि शत सहस्त्री संहिता किसको कहते हैं, तो महाभारत को, और जय संहिता भी किसको कहते हैं, तो महाभारत को जय संहिता, और दूसरा शत सहस्त्री संहिता। एक 1,00,000 श्लोक और 8,000। जब 24,000 थे तो क्या नाम था, भारत। ठीक है। और इससे रिलेटेड जैसे प्राचीन काल के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसको मैंने पहले एक वीडियो में पूरा जितना उससे रिलेटेड था, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सबको उसमें करा दिया है। इसमें जो है मेन जो हम लोग के साहित्यों से रिलेटेड जितने लेखक हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू के लिए मैं जो पुरानी चीज़ें उनको बता दे रहा हूँ। महाभारत को क्या कहा गया है, जय संहिता कहा गया, और शत सहस्त्री संहिता कहा गया जब उसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। उसके अलावा कौन सा है, बौद्ध धर्म में कौन कौन से प्रमुख साहित्य हैं वो देख लेते हैं। एक है आपका कथा वस्तु। कथा वस्तु में हमें क्या पता चलता है, जातक कहानियों के बारे में पता चलता है। इसमें कथा वस्तु में जातक कहानियों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा और कौन सी है, दीपवंश, महावंश। क्वेश्चन पूछा है यूपी पीसीएस में कि किस बौद्ध शायद ने यह बताया कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति की थी, तो दीपवंश और महावंश से ही पता चलता है कि अशोक ने जो है तृतीय बौद्ध संगति की थी। और इससे रिलेटेड कौन से, अभी हम लोग फिर इससे देख लेंगे इसको। कनिष्क के शासनकाल में 2 थे जिन्होंने तृतीय चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, वसुमित्र और अश्वघोष ने। किसने, चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कहाँ, कुंडलवन या तो कश्मीर के पास, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपके वसुमित्र और अश्वघोष ने। तो इन लोगों ने भी 2 किताबें लिखी हैं। जो वसुमित्र की किताब है उसका क्या नाम है, महाविभाष, जिसको बुद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसको किसने लिखा है, वसुमित्र ने। ये क्या है, विश्वकोश। अश्वघोष ने क्या लिखा है, बुद्ध चरित्र। इसके अलावा सौदरानंद, सारिपुत्र, ये सभी किताबें किसने लिखी हैं, आपकी अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है। तो आपके बौद्ध से रिलेटेड कौन कौन से साहित्य हो गए, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया। इसकी दीपवंश महावंश की जो रचना होती है 4वीं-5वीं शताब्दी में हुई थी। उसके बाद आपके कौन से हैं, वसुमित्र ने कौन से लिखा है, महाविभाष। अश्वघोष ने कौन से लिखा है, आपका बौद्ध चरित्र, जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसके अलावा अश्वघोष ने कौन सा लिखा है, सारिपुत्र, सौदरानंद। ये क्वेश्चन जो है मिलाने के लिए पूछे गए हैं। अभी जब कनिष्क जब हम लोग क्रम से चलेंगे तो उसमें एक बार इसको और देख लेंगे, ठीक है। ये आपके बौद्धों से रिलेटेड जितने साहित्य थे वो है। जैन से रिलेटेड साहित्य कौन है,
जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। क्वेश्चन इस तरीके से मिलाने के लिए पूछ सकता है कि आगम किसको कहा जाता है, तो आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। इसके प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, 12 अंग, आचरांग सूत्र। कल्पसूत्र को किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र से जैन धर्म के जो आरंभिक इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। जो भगवती सूत्र से है उससे महावीर जो है उनके बारे में जानकारी मिलती है। 12 अंग आचरांग सूत्र ये भी किससे रिलेटेड है? जैन साहित्य से। कल्पसूत्र से जैन के इतिहास के, और भगवती सूत्र से महावीर जी के बारे में जानकारी मिलती है। और 12 अंग आचरांग सूत्र ये भी कौन से हैं? जैन साहित्य। ठीक है, ये हमारे जो है प्राचीन काल के रिलेटेड कुछ साहित्य थे उनको देख लिया है। और 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट है। एक है पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि की मौर्य युग से पहले के जितने भी राजा वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी से। ठीक है, इसी में सबसे पहले लिपि का प्रयोग किया गया है। लिपि, जो लिपि होती है उसका प्रयोग किया गया है सबसे पहले। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो मौर्य युग और उससे पहले के जो राजा हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, और लिपि का प्रयोग सबसे पहले पाणिनि के अष्टाध्यायी में किया गया है। और किसके हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? कात्यायन की एक है गार्गी संहिता। है तो ये एक ज्योतिष ग्रंथ, लेकिन इससे हमें यमन आक्रमणों के और यवन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। यमन पूछ सकता है गार्गी संहिता क्या है? तो एक ज्योतिष ग्रंथ है, लिखा किसने? कात्यायन ने, और इससे हमें यवन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राजाओं से और क्रम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? मौर्य राजवंश। ठीक है, मौर्य में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वही मेगास्थनीज का जो है इंडिका जो किताब है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मौर्य के बारे में हमें बहुत सी जानकारी और मिलती है जो गुप्त काल के समय में जितने लेखकों ने जो साहित्यों की रचना की उनसे मिलती है। वो हम लोग उस काल के जितने जब पढ़ेंगे तो उनके जब रहेगा तो उस समय देख लेंगे। अभी हम लोग क्रम से चलते हैं कि किस शासनकाल में कौन कौन से साहित्यकार हुए थे। तो मौर्य के समय में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक क्या नाम है? इंडिका। जानने वाली चीज क्या है कि इसी में इन्होंने बताया था कि भारतीय समाज उस समय 7 श्रेणियों में बटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद चले आइए मौर्य में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है साहित्य में। फिर आप चले आइए जो ब्राह्मण जो वंश चालू हुआ मौर्य के बाद, वो जैसे शुंग वंश। क्रम से याद रखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, एक बार 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ब्राह्मण में सबसे पहले कौन है? शुंग। संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक था। और इनके जो वो थे साहित्यकार थे कौन थे? पतंजलि। इन्होंने कौन सी रचना की? महाभाष्य। महाभाष्य क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन इससे हमें शुंगों के इतिहास का भी पता चलता है। तो पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। इससे हमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। और महाभाष्य क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। इसके बाद दूसरा जो ब्राह्मण वंश था वो कौन था? सातवाहन। सातवाहन में कौन थे? हाल एवं गुणाध्याय। हाल ने कौन सी लिखा? गाथा सप्तशती। गुणाध्याय ने वृहत कथा। ठीक है,
सातवाहन काल में कौन थे? हाल एवं गुणाद्य थे। हाल ने क्या लिखा? गाथा सप्त शती, और गुणाद्य ने क्या लिखा था? वृहद कथा नाम के साहित्यों की रचना की थी। अब इसके बाद चले आइए, किसमें चले आएंगे फिर? अब यवन आक्रमण, जो बाहर के जो आक्रमण हुए उनका क्रम क्या है? यवन, शक, पहल्लव, कुषाण। सबसे पहले यवनों ने भारत का आक्रमण किया, फिर शक ने, फिर पहल्लव ने, और फिर कुषाण ने। इंपॉर्टेंट कौन है? यवन और कुषाण वाले। यवन में एक है जो आपका मिलिंद पन्नो, जो कि नागसेन और जो मिलिंद शासक था उसके बीच में जो संवाद है उससे रिलेटेड है। यवन में मिलिंद पन्नो, नागसेन एवं यवन राजा मिलिंद का संवाद। कुषाण इंपॉर्टेंट है, शक पहल्लव में ऐसा कोई साहित्यकार नहीं था। कुषाण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 आपके हुए हैं, 2 मैंने बता दिए, अभी फिर से इसको बता दे रहा हूँ। तो कुषाण में कौन कौन से आपके, कौन कौन से? एक तो मैंने बताया जो चतुर्थ बौद्ध संगीति विधि, उसके जो अध्यक्ष कौन थे आपके? वसुमित्र और अश्वघोष। तो कुषाण में वसुमित्र, अश्वघोष, चरक रहते थे यहाँ पे, एक और आपके नागसेन। ठीक है, इन चारों की किताबें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो वसुमित्र की कौन सी, जो मैंने अभी बताया था, महाविभाष। कंफ्यूज मत होइएगा, पतंजलि का महाभाष्य है, इनका महाविभाष है, जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। नागसेन का कौन सा है? माध्यमिका सूत्र। इसी में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जो बाद में आइंस्टीन ने भी दिया। अश्वघोष के कौन कौन से हैं? बुद्ध चरित और सौदरानंद, शारिपुत्र। ठीक है, अश्वघोष के कौन से हैं? बौद्ध चरित्र, सौदरानंद, शारिपुत्र। ये दोनों मिलाने के लिए दिया हुआ है, बुद्ध चरित्र और सौदरानंद दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। चरक का क्या था? चरक संहिता। ठीक है, चरक का याद रखिएगा, चरक संहिता। ये क्या है? चिकित्सा से रिलेटेड एक ग्रंथ है। ये आपके कनिष्क के 4 हैं, एक तो वसुमित्र, अश्वघोष और आपका चरक संहिता और नागसेन। चरक द्वारा चरक संहिता लिखा गया, नागसेन द्वारा माध्यमिका सूत्र लिखा गया है, वसुमित्र द्वारा महाविभाष लिखा गया है, और जो अश्वघोष है उनके द्वारा बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और शारिपुत्र लिखा गया। ये कुषाण से रिलेटेड जितने भी साहित्य थे वो है। ठीक है, अब ये सब जब शक, पहल्लव, यवन, कुषाण चले गए तो उसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। गुप्त में जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें कई जो है साहित्यकार हुए, तो हमको एक एक करके सबको देख लेते हैं। गुप्त काल में विशाखदत्त, शूद्रक, कालिदास, और कौन से आपके? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके गुप्त काल में थे, इनको सब में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो विशाखादत्त की कौन सी है? मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त की कौन सी है? मुद्रा राक्षस। इसी मुद्रा राक्षस से हमें चंद्रगुप्त द्वारा की गई संधियों का भी पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य वाले। ठीक है, इसमें मौर्य के जो मौर्य शासक के जो पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी द्वारा की गई संधियों का भी पता चलता है। हालांकि ये गुप्त काल में लिखा गया शायद, लेकिन मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके द्वारा की गई संधियों का भी हमें किससे पता चलता है? विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस से। दूसरी इसकी पुस्तक कौन थी? देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, विशाखादत्त की 2 किताब हो गई, एक मुद्रा राक्षस, दूसरा देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक की कौन सी अच्छी वो किताब है? मृच्छकटिकम, मतलब मिट्टी का खिलौना। शूद्रक की किताब का क्या नाम है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम मतलब क्या हो गया? मिट्टी का खिलौना। ये कब लिखी गई है? आपकी गुप्त काल में। कालिदास की बहुत सी हैं रचनाएं, आप सब याद होनी चाहिए क्योंकि सारी पूछी हुई है। पहला मालविकाग्निमित्रम,
दूसरा आपका मालिकाग्निमित्रम, हाँ ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय, ये सारी किताबें जो हैं कालिदास की। मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, कई बार पूछ चुका है विक्रमोर्वशीयम, इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है? कालिदास ने। ठीक है। आर्यभट्ट की कौन सी है? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतम। भास्कराचार्य की कौन सी है? लीलावती। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीजगणित किससे रिलेटेड है? बीजगणित से रिलेटेड पुस्तक कौन सी? तो लीलावती, और उसके रचनाकार कौन है? तो भास्कराचार्य, याद रखिएगा। वराहमिहिर क्या थे? खगोलविद थे उस समय में। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे और वराहमिहिर खगोलविद थे। इनसे रिलेटेड कौन कौन सी किताबें हैं? पंच सिद्धांत, दूसरा बृहद संहिता। ठीक है। पंच सिद्धांत हो गया, बृहद संहिता, ये किससे रिलेटेड है? वराहमिहिर से। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंच सिद्धांत किसने लिखा है? तो वराहमिहिर ने। और बृहद संहिता भी किसने लिखा है? आपके वराहमिहिर ने। बृहद संहिता, ये दोनों क्या है? आपके खगोलविद से रिलेटेड है। आर्यभट्ट की पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांतम। लीलावती किससे रिलेटेड है? भास्कराचार्य से। ये आपकी मेंस में भी काम देगा। यदि पूछ दिया कि उस समय के गुप्त काल में विज्ञान से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में बताइए, तो आपको उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। 1 मिनट, लाइट चलेगी। ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा एक दो चीजें और है, वो हम लोग देख ले रहे हैं। एक था विष्णुगुप्त का पंचतंत्र, काफी फेमस है। ये पूछा गया क्वेश्चन कि बाइबिल के बाद कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद है? तो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ठीक है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन नई अभी चीजें जोड़ी गई हैं। उसमें क्या है कि आपका पल्लकण्व थे, उन्होंने किसकी रचना की है? हस्ता आयुर्वेद, जो कि पशु के उपचार से रिलेटेड पुस्तक है। पशुओं के उपचार से, क्या नाम है? पल्लकण्व हस्ता आयुर्वेद। किससे रिलेटेड है? पशुओं के उपचार से। ये जितने भी गुप्त काल के थे इसमें इंपॉर्टेंट सारे हैं, याद कर लीजिएगा आपके। जैसे गुप्त काल में कौन सा? सबसे पहले विशाखादत्त, उनकी कौन कौन से आपके? मुद्रा राक्षस है और देवीचंद्र गुप्तम है। शूद्र का क्या है? मृच्छकटकम हो गया। कालिदास का क्या हो गया? मालविकाग्निमित्र हो गया। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। मेघदूतम हो गया। ऋतुसंहारम हो गया। कुमार संभवम एक और जोड़ लीजिए, कुमार संभवम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, ये सब सारे। विक्रमोर्वशीयम काफी इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा इसको। कालिदास ने लिखा है। आर्यभट्ट का कौन सा हो गया? आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतम हो गया। वराहमिहिर का कौन सा हो गया? बृहद संहिता हो गया, पंच सिद्धांत हो गया। भास्कराचार्य का कौन सा हो गया? लीलावती हो गया। विष्णुगुप्ता का कौन सा हो गया? पंचतंत्र हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट कौन सा है? पल्लकण्व का कौन सा हो गया? आपका हस्ता आयुर्वेद। ये सारे किससे रिलेटेड है? गुप्त काल के जितने साहित्य थे वो हो गए। अब हम लोग हर्षवर्धन के काल में चलते हैं। तो उसमें दो थे, एक बाणभट्ट थे, एक हर्षवर्धन के स्वयं की। जितना वो बताया जाता है कि उन्होंने धावक नाम के एक साहित्यकार को पैसा देके लिखवाया था, चाहे ये मानिए चाहे हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा ये मानिए। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। बाणभट्ट और दूसरा कौन सा है? हर्षवर्धन स्वयं। हर्षवर्धन की कौन सी है? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हर्षचरित, कादंबरी। ठीक है। बाणभट्ट ने कौन सा लिखा है? हर्षचरित और कादंबरी लिखा है। और हर्षवर्धन ने कौन सा लिखा है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है।
हर्षवर्धन काल में दो जो साहित्यकार थे, एक तो हर्षवर्धन स्वयं मान लीजिए, जिन्होंने क्या लिखा है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, और आपका बाणभट्ट ने कौन सा लिखा है, हर्षचरित एवं कादम्बरी। ठीक है, ये तो हमारे जितने प्राचीन काल से रिलेटेड वो थे, एक क्रम था वो हो गया। अब हम लोग उसको भारत को बांट लेते हैं दो तीन भागों में, एक तो सीमावर्ती राज्य हो जाएगा, एक दक्षिणवर्ती राज्य हो गया, एक राजपूत काल के जो राज्य थे उनको हो गया। तो सीमावर्ती राज्यों में कौन कौन से थे, पाल थे, कश्मीर का था, और सेन राजवंश जो कि लखनऊ या तो बंगाल के आसपास थे, सीमावर्ती राज्यों में। तो पाल वंश में कोई साहित्यकार ऐसा हुआ नहीं। सेन वंश में थे आपके, जैसे सेन वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए, एक विजय सेन, दूसरा बल्लाल सेन, तीसरा लक्ष्मण सेन। ये अंतिम हिंदू सम्राट, इन्हीं के द्वारा वो किया गया था, क्या नाम है, हिंदी में पहला जो है लेख लिखवाया गया था। इससे पहले सारे जो अभिलेख वगैरह होते थे वो संस्कृत में लिखाए जाते थे। जो सेन शासक थे उन्होंने सबसे पहले हिंदी में अभिलेख लिखवाया। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देख लेते हैं। सेन जो मैंने तीन राजा इसमें बताए हैं, एक विजय सेन, दूसरा बल्लाल सेन, तीसरा लक्ष्मण सेन। तो जो बल्लाल सेन थे उन्होंने दो पुस्तकों की रचना की, दान सागर एवं अद्भुत सागर। ये जो अद्भुत सागर था ये पूरा नहीं हो पाया था इनके द्वारा, तो इसको पूरा किसने किया, लक्ष्मण सेन। इसके अलावा और कौन कौन थे, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध। ये तीनों भी कहाँ थे, सेन शासक काल में थे। कौन कौन से, गीत गोविंद, पवन दूत, ब्राह्मण सर्वस्व। इसके लेखक कौन है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के धोई, और ब्राह्मण सर्वस्व के हलायुद्ध। ये जो हलायुद्ध थे ये लक्ष्मण सेन के सेनापति भी थे, इन्हीं के सेनापति भी थे। तो सेन राजवंश का ये हमें याद करना है। इसमें कौन कौन से थे आपके, एक दान सागर एवं अद्भुत सागर, उसकी रचना किसने की थी, बल्लाल सेन ने। अद्भुत सागर को पूरा लिख नहीं पाए थे, लक्ष्मण सेन ने उसको पूरा किया। इसके अलावा तीन और थे जो साहित्यकार थे, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध थे। जो हलायुद्ध थे वो लक्ष्मण सेन के सेनापति भी थे। ठीक है, और कश्मीर के जो शासक थे उसमें तीन शासक हुए, कारकोट, उत्पल और लाहौर वंश। कारकोट, उत्पल, लाहौर। इसी लाहौर वंश की स्थापना किसने की थी, संग्राम राज ने। उसी में कौन थे, राजतरंगड़ी, कल्हड़ के जिसके रचयिता कौन है, कल्हड़। ठीक है, लाहौर वंश से रिलेटेड कौन सा है, राजतरंगड़ी साहित्य जो है इसके रचयिता कौन है, कल्हड़। तो राजतरंगड़ी में क्या मिलता है, कश्मीर का इतिहास हमें कहाँ से मिलता है, राजतरंगड़ी से। इसके रचयिता कौन है, कल्हड़। इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन लगातार पूछे हुए हैं। पहला तो यही कि राजतरंगड़ी के लेखक कौन है, तो कल्हड़ है। इससे क्या पता चलता है, तो इससे हमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। इसमें कुल कितने तरंग या तो कितने भाग हैं, तो इसमें कुल 8 भाग हैं, 8 तरंग। अंतिम जो शासक था जिससे के बारे में हमें इससे पता चलता है, तो जय सिंह के बारे में, जो कि अंतिम शासक था, उसको वहां तक का इतिहास में पता चलता है। जो इसमें चीजें छूट गई थी उसको पूरा किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको जॉन राज और श्रीवर। ये क्वेश्चन जब आप ये पढ़ लीजिएगा तो एक बार किसी भी किताब को उठा लीजिएगा जिसमें जो है 25-30 साल में सारे क्वेश्चन पूछे हुए, तो ये सारी चीजें आपको हम मिल जाएंगी। जो जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो एक बार इसको देख के आप लोग जो है रिवीजन जरूर कर लीजिएगा अपना। तो कल्हड़ की जो राजतरंगड़ी है उसमें कितने तरंग हैं, 8 तरंग हैं, और उसको पूरा किसने किया है, जॉन राज और श्रीवर ने। ठीक है, जयसिंह के तक का इसमें इतिहास जो है वो मिलता है, और कश्मीर का इतिहास भी इसी से हमें पता चलता है। तो जो हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं उनसे रिलेटेड साहित्य हमारा ये वाला है क्वेश्चन। ठीक है,
जो दक्षिण भारतीय साहित्य है उसको देख लेते हैं। दक्षिण भारत साहित्य में संगम साहित्य काफ़ी फेमस हुआ है। संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक में जितने भी साहित्यों की रचना हुई है उनको संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य होता क्या था? पहले एक संगम जो तमिल कवियों का एक संघ था, उनका सम्मेलन होता था, उसमें सारे कवि इकट्ठा होते थे। जब कोई रचना की जाती थी उसका उस सम्मेलन द्वारा उसकी पुष्टि कर दी जाती थी, तभी उसका जो है आपको उसका प्रकाशन होता था। उससे पहले उसका प्रकाशन नहीं होता था। संगम साहित्य संगम सम्मेलन होता था जिसमें सभी तमिल कवि वगैरह और अन्य कवि भी उपस्थित होते थे। जब वो अपना उस पर कोई किसी साहित्यकार के रचना पे अपनी पुष्टि दे देते थे, उसके बाद ही उसका प्रकाशन होता था। अभी तक 3 समागम हुए थे संगम साहित्य के। पहला आपका मदुरै में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा भी मदुरै में हुआ था। ठीक है, संगम, प्रथम संगम, द्वितीय, तीसरी, प्रथम मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा फिर मदुरै में। अध्यक्ष कौन थे इसके? अगस्त, इसमें भी अगस्त, इसमें नक्कीरत। तो इसी जब जो संगम काल हुआ, जो सम्मेलन हुआ, उसमें जितने साहित्यों की रचना की गई उसी को क्या कहते हैं? संगम साहित्य। प्रथम संगम साहित्य में कुछ रचना की गई साहित्यों की, द्वितीय में कुछ की गई, तृतीय में की गई। प्रथम वाले के साक्ष्य भी नहीं मौजूद हैं, द्वितीय तृतीय के ज्यादातर साक्ष्य मौजूद हैं। तो कौन कौन से साहित्यों की इसमें रचना हुई, इंपॉर्टेंट कौन कौन से, उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है? तोलकप्पियम। दूसरा कौन सा है? शिल्पाधिकारम। तीसरा कौन सा है? मणिमेखलई। चौथा कौन सा है? तिरुवल्लुर। पांचवा कौन सा है? जीवक चिंतामणि। तोलकप्पियम की रचना किसने की है? तोलकप्पियर ने। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की है? इलांगो ने। और तिरुवल्लुर की रचना किसने की है? तिरुकुकुरुल ने। तोलकप्पियम क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम क्या है? आपका प्रेम कहानी है। मणिमेखलई क्या है? ये भी आपकी वणिक कहानी है। तिरुकुकुरुल क्या है? ये दर्शन है। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट है। मणिमेखलई के शीतले सत्यनार है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तोलकप्पियम के कौन है? तोलकप्पियर हो गए। शिल्पाधिकारम के जो रचयिता हो गए वो इलांगो हो गए। मणिमेखलई की शीतले सत्यनार है रचयिता। और रिलेटेड किससे है? विषय। ठीक है, तोलकप्पियम क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम क्या है? एक प्रेम कहानी है। मणिमेखलई क्या है? एक वणिक कहानी है। तिरुवल्लुर क्या है? दर्शन है। इसको क्या कहते हैं? इसकी रचना किसने की है? तिरुकुकुरुल ने की है। मणिमेखलई की शीतले सत्यनार ने की है। शिल्पाधिकारम की इलांगो ने की है। और तोलकप्पियम की तोलकप्पियर ने की है। जो इसमें तिरुवल्लुर है इसको क्या कहते हैं? लघु वेद भी कहते हैं। जो शैव संत थे उनके द्वारा एक लिखा हुआ ग्रंथ है जिसको 5वां वेद भी कहा जाता है। उसका नाम क्या है? तिरुमुराय। ये संगम साहित्य के जितने इंपॉर्टेंट थे साहित्य उसको मैंने करा लिया है। एक तो 5वां वेद किसको कहा जाता है? तिरुमुराय को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि शैव संतों के द्वारा लिखा हुआ है। लघु वेद किसको कहा जाता है? तो तिरुवल्लुर को। ठीक है, इसके रचनाकार का नाम तिरुकुकुरुल है। तोलकप्पियम क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणिमेखलई भी वणिक कथा है। शिल्पाधिकारम क्या है? कन्नगी थे और कोलन
ये दोनों एक राज्य में रहते थे, दोनों अमीर परिवार के थे, और वो वहीं पे एक माधवी नाम की एक वेश्या भी रहती थी, जिससे कोवलन का प्रेम हो जाता है। इसी चक्कर में वो अपनी सारी संपत्ति वगैरह गवा देता है। बाद में वो अपने सुधर के जब वापस आता है तो उसको, जो उसकी पत्नी थी कन्नगी, उसको अपना पायल देती है कि जाइए इसको बेच के कुछ आप पैसा वगैरह ले आइए। उसी समय रानी का पायल भी चोरी हो जाता है। इसी उसमें द्वंद्व में उनको क्या कहा जाता है, कोवलन को फांसी दे दी जाती है। तो इस जो कन्नगी रहती है वो पूरे राज्य को श्राप दे देती है कि पूरा राज्य आपका समाप्त हो जाएगा। उसी के बाद उसका विनाश हो जाता है। मणिमेखले क्या है, जो कोवलन था और जो माधवी थी, उन दोनों की जो पुत्री थी, उनसे एक पुत्री हुई, उसका नाम था मणिमेखले। तो उससे रिलेटेड जो कहानी है वो किसमें दी गई है, मणिमेखले में दी गई है। तो ये आपके जो संगम साहित्य की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने करा दी है। अब जो है राजपूत वंश के जो साहित्य है उसको देख लेते हैं। तो राजपूत में सबसे पहले कौन सा आ जाता है आपका, इंपॉर्टेंट किसमें है आपके, परमार वंश जो है उसमें कौन कौन सा है पहले देख लेते हैं हम लोग। प्रतिहार वंश, गहरवाल, चौहान, परमार, चंदेल, सोलंकी, ये जो है इंपॉर्टेंट वंश हैं। तो प्रतिहार में कोई इसे इंपॉर्टेंट चीज थी नहीं। उसमें एक राजा थे मिहिरभोज, उन्होंने आदिवारा की उपाधि धारण की। बाकी सारे युद्ध वगैरह से रिलेटेड है। नागभट्ट प्रथम थे, नागभट्ट सेकंड थे, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गढ़वाल में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें बस एक है कि गोविंद चंद्र थे, उनके मंत्री थे लक्ष्मीधर। उनकी पुस्तक का क्या नाम है, कृत्य कल्पत्रु। इन्हीं की पत्नी थी कुमार देवी, जिसने सारनाथ में धर्मचक्र बनवाया था। ठीक है, गोविंद चंद्र की पत्नी जो थी कौन थी, कुमार देवी, जिनने सारनाथ में धर्मचक्र बनवाया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इनके मंत्री कौन थे, लक्ष्मीधर, जिसने कृत्य कल्पत्रु की रचना की है। चौहान वंश में भी अभी हम लोग देखेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहता है जो हम लोग पढ़ते हैं कभी कभी। एक तो हमें पता है कि क्या नाम है, पृथ्वीराज अशोक की रचना किसने की है, चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई। इसके अलावा कौन से है, शारंग, हमीर राशो, इसकी रचना शारंग ने की है। उसके बाद आता है परमार राशो, इसकी रचना किसने की है, जगनिक ने की है। एक आता है बीशल दे राशो, नरपति नाल ने। याद कर लीजिएगा, शाजन करके याद कर लीजिएगा। चंद्रबरदाई का तो सबको याद आता है, हमें याद कौन सा नहीं रहता है, तो आपका यही वाला। तो चंद्रबरदाई, एस से कौन हो गया शारंग, एन से जे से कौन हो गया जगनिक, और एन से हो गया नरपति नाल। नरपति नाल ने कौन सी रचना की है, बीशल देव की। जगनिक ने परमार राशो की, और शारंग ने हमीर राशो की। मिलाने के लिए देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और पूछा है, पृथ्वीराज विजय की जो है रचना किसने की है, तो आपकी जयानक ने। ये जो चौहान वंश से रिलेटेड जो साहित्य थे वो हो गए। परमार वंश काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। परमार वंश में कौन सा है आपका, इसकी स्थापना किसने की थी, उपेंद्र राज ने। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से, एक तो राजा भोज, इसी का सबसे ज्यादा वो था, सबसे महान शासक कौन था, राजा भोज। उसकी एक किताब है कौन सी, युक्ति कल्पत्रु। इसमें इसने बहुत से जैसे जितने भी यंत्र वगैरह हैं, कुछ वैज्ञानिक यंत्र हैं, अपने हिसाब से काल्पनिक यंत्रों की कल्पना की है, और उसका विवरण किसमें दिया है, अपनी इस किताब में दिया है। तो राजा भोज की पुस्तक कौन सी, कृत्य कल्पत्रु, जिसमें उसने बहुत से वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में सोचा है और अपना काल्पनिक रूप से उसमें विवरण वगैरह भी दिया है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, नौ शांख,
पद्मगुप्त, दशरूपक, धनंजय। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट परमार वंश से रिलेटेड, याद रखिएगा। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष, प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग, नौ शासनांक के रचयिता पद्मगुप्त और दशरूपक के धनंजय। दशरूपक क्या है? एक नाटक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिलाने के लिए दिया था। अष्टांग क्या है और दशरूपक क्या है? तो अष्टांग आयुर्वेद से रिलेटेड है और याद रखिएगा, और दशरूपक क्या है? नाटक है। चंदेल वंश में बाकी तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। एक आपके जो है कीर्ति, जो वो थे, क्या नाम है, कीर्तिवर्मन थे, उन्हीं के शासनकाल में रहते थे कृष्णमित्र। कीर्तिवर्मन के शासनकाल में कृष्ण, इन्हीं की एक पुस्तक थी प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, कृष्णमित्र की पुस्तक कौन सी थी? प्रबोध चंद्रोदय। तो ये सारे जितने भी साहित्य थे प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, उसको मैंने एक जगह करा दिया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ नहीं आए हुए हैं, तो उनके आने की संभावना बनी हुई है। अगर आपको याद रहेंगे, आधा एक घंटा अपना समय दे देंगे, उसके बाद किसी को भी पुस्तक लेके उसमें 25 साल के जो पुराने आए हुए क्वेश्चन उनको दोहरा लेंगे, तो आपको जो है इसमें सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपको याद नहीं भी रहेगा सारी चीज़ें, तो आप कम से कम एलिमिनेट करके उसको कर सकते हैं। अगर मिलाने के लिए दे दिया तो एक दो भी अगर आपको याद रहेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।